नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, नमस्कार। ये सप्ताह फिर बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हर सप्ताह इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इसमें लोकसभा नई लोकसभा का गठन हुआ, नए सांसदों ने शपथ ली, नए स्पीकर साहब भी आ गए और उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जबरदस्त भाषण भी हुए। सब लोगों को इंतजार था कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे। राहुल गांधी उस दिन बोले और मेरे हिसाब से मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं ईमानदारी से बताऊं, कि राहुल गांधी इतना अच्छा बोलेंगे। और खास करके जब वो अध्यात्म की बात कर रहे थे, जब शिव की बात कर रहे थे, वो उनका ज्ञान भी दिखा रहा था। मतलब मैं एक ऑपोजिशन के अलावा भी, एक जैसे आप किसी की बात सुनिए तो कुछ आपको सुनने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है। अभय मुद्रा की बात होती है, वो केवल इलेक्शन का कि वो लेके भाग जाएगा तुम्हारा, वो इट वाज समथिंग मोर देन दैट। उसके सामने जब कल मोदी जी आए तो मुझे बार बार ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी को क्या हो गया, वो सेल्फ गोल क्यों कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई। वो कल उनको कुछ नहीं समझ में आया तो राहुल गांधी को, उनके मन में इतनी कुंठा है, इतनी कुंठा है, वो बिना राहुल गांधी को कोई बोले निकल जाते। तो मुझे लगता है कि वो एक जरूरत हो गई कि उनको अपने ट्रोलों को कुछ खाना देना है, नहीं तो वो ट्रोल उन्हीं को ट्रोल करने लगेंगे। तो जो कल उन्होंने बाल बुद्धि है, फलाना है, ये सब कहने से मतलब व्हाट ही इज अचीविंग। तो ओवरऑल मैं पहला पहला तो आपसे ये ले लूं कि राहुल गांधी का वक्तव्य, मोदी जी का वक्तव्य, और आज देश के सामने सारी चीजें हैं, उसमें कहां पे आप किसको पाते हैं और किसने पॉइंट स्कोर किया, कौन आगे है, कौन छोटा हो गया, कौन बड़ा हो गया, मैं जरा इस पे समझूं। राहुल गांधी के भाषण में यदि दो दो बार प्रधानमंत्री को उठना पड़ता है, इंटरवेन करना पड़ता है, 6 मंत्री उठ के इंटरवेन करते हैं, गृह मंत्री संरक्षण मांगते हैं स्पीकर से, इसके मायने हैं कि भाषण बहुत तीखा था। भाषण वही था कि जो देश ने झेला है, लोकसभा के नतीजों को एक विश्लेषित करने का प्रयास किया राहुल गांधी ने, और जनता की समस्याओं के सामने लाने का प्रयास किया, जो पूरे चुनाव में वो करते आ रहे हैं। इसके पहले भी जो बड़ी समस्याएं थी, चाहे पेगासस की थी, चाहे उसके बाद वैक्सीन की थी, उसके बाद आपकी जीएसटी की थी, नोटबंदी की थी, या फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ये सारी बातें उन्होंने समय समय पे बात की। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के समय जो उनका वक्तव्य था, खासकर जब पदयात्रा से आने के बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे वो टूट पड़े थे, उस दिन एक पहली झलक मिली थी कि राहुल गांधी कैसे बोलेंगे आने वाले समय। अब तो 100 का बल है पीछे। मोदी जी बहुत ही हास्यास्पद स्थिति में बात करते हैं और मोदी जी को लगता है कि वो अमरपट्टा लेके आए। सवाल है कि इसी सदन में हमने बीजेपी को 2 सीटों पे भी देखा, लेकिन 2 सीटों पे आने पे कभी किसी ने उनका मजाक नहीं उड़ाया। 2 सीटों के बाद वो 300 प्लस भी गए और 240 पे आ गए। जब ये चढ़ाव उतार है, जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी आपने पहली बार 2014 में ली थी, 2019 में ली थी, उसके बाद 240 पे आ गए, तो आपको इस बात को मानना होगा कि जनता ने आपको नकारा है। आप जब अपनी बात करते हैं तो 370 पार की बात करते हैं और 270 पार भी नहीं हो पाए। आप यूपी में वॉश आउट हो गए, आप महाराष्ट्र में वॉश आउट हो गए, आप अपने गृह राज्य में जो एक आपको रिकॉर्ड बनाना था, लगातार 26 की 26 सीटें, वहां एक सीट कांग्रेस वहां से उठा के लाई। और ये तब हुआ है जब आपने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं किया। लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए कहता हूं मैं कि आपने विपक्ष के जो बड़े नेता थे वो जेल में डाले, आपने अकाउंट फ्रीज किए, आपने इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई लगातार प्रकोप करती रही ताकि फाइनेंस की व्यवस्था ना हो। उसके बाद कोर्ट केसेस चलते रहे। हमें लगा कि कम से कम ईडी और सीबीआई जब तक चुनाव खत्म नहीं होते तब तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड देगा। और बीच में तो दक्षिण भारत के एक हाईकोर्ट ने कहा भी था कि भाई ईडी का कैसे तुम अब उपयोग कर रहे हो, जब अब चुनाव है, वो आदमी चुनाव लड़ रहा है, आप उसको चुनाव लड़ने से वंचित क्यों कर रहे हो? लड़ने दीजिए, आप चुनाव के बाद आप पूछिए उसको। संसाधन नहीं होना, पैसे की कमी होना, उसके बाद आपके पास तो पूरी फौज थी, पैसे की कमी नहीं थी। और
ये सब कुछ होते हुए भी, और आपने साथ में चुनाव आयोग था। चुनाव आयोग के मायने में मशीनें नहीं कह रहा हूं, चुनाव आयोग के मायने में धांधलियां कह रहा हूं। 8-10 सीटों पे तो धांधलियों की रिपोर्ट है, 8-10 सीटों तो धांधलियों ने दे दी है। फिर आपने कहीं प्रकाश आंबेडकर का उपयोग किया तो कोई ओएसी का उपयोग किया। ये तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी आप 270 नहीं पहुंच पाए, 240 पे अटके। और इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी यदि आप 290 है तो सिर्फ 60 सीट कम लाके यदि विपक्ष खड़ा है इंडिया गठबंधन 230 पे, तो ये उनके लिए रिमार्केबल है। यदि लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो यकीनन हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। उसके बाद आपने पूरा मीडिया कंट्रोल करने की बात करी। प्रधानमंत्री के सभाओं, जहां प्रधानमंत्री कहते ना कि हमको ज्यादा मत मिले महाराष्ट्र में, प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में हमें ज्यादा मत मिले हैं, महाराष्ट्र में ज्यादा मत मिले हैं। कहां मिले हैं महामहिम? आपने महाराष्ट्र में 17 सीटों पे रैलियां की, 17 में से 14 सीटें हार गई हैं बीजेपी, जहां प्रधानमंत्री गए। ये तो प्रधानमंत्री का अपना खुद का ब्रांडिंग है। और जो 3 सीटें उन्होंने जीती, उसमें एकनाथ शिंदे की बेटी की सीट वो तो जितवा ही देते, एकनाथ शिंदे ने पूरी ताकत लगा दी थी। एक पूना की सीट वो तो जीतनी थी क्योंकि पूना बीजेपी का गढ़ बन चुका है, और वहां राष्ट्रवादी की भी ताकत, जो अजित पवार की थोड़ी पूना जिला में ही अजित पवार आते हैं, तो वहां जो थोड़ी ताकत थी उनको वो लगा दी। और एक सातारा के सीट जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज जीते बीजेपी के टिकट पे, वो इसलिए नहीं जीते कि वहां मोदी जी गए, वो इसलिए जीते कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक सिमिलर सिंबॉलिक इंडिपेंडेंट को दिया था, वो 38,000 वोट लेके गया, जिसकी औकात 100-200 वोट की नहीं थी, और महाराज हमारे मात्र 32,000 वोटों से जीते। पिछली बार भी महाराज वहां हारे थे, इस बार भी हारते। तुतारी और पिपाणी के डिफरेंस ने वो चुनाव जितवाए। तो मैं नरेंद्र मोदी जी के अपनी पर्सनल क्या कहूं, बीजेपी सिंगल डिजिट पे आई महाराष्ट्र में, और आप कहते हो कि हमको ज्यादा मत मिले। जी सोरेन को छोड़ देते ना, सोरेन को जेल में रख के चुनाव लड़ते हो और कहते हो कि हमको ज्यादा मिले झारखंड में। ये आपकी टिस है। हारने के बाद भी आप ये मानने को तैयार नहीं हो। हार पचाने के लिए बहुत बड़ा स्टेट्समैन होना होता है। जब अटल जी चुनाव हारे फील गुड फैक्टर के बाद, और प्रमोद महाजन जी ने तब भी एक प्रस्ताव रखा था कि अभी हम प्रयास करें सरकार बनाने का, तो 2 टूक शब्दों में उन्होंने कहा कि प्रमोद, जनादेश का आदर करना सीखो। जनादेश हमें सत्ता में बिठाने के लिए नहीं दिया गया है, विपक्ष का काम देखने के लिए गया है, और जनादेश का अनादर करोगे सरकार तो बन जाएगी, लेकिन किस नैतिकता के बल पे हम सरकार चलाएंगे। आज आप प्रधानमंत्री, मतलब ईटिंग योर ओन वर्ड्स जैसी बात हो गई है। पूरे चुनाव में कहते रहते कि मैं धर्म के नाम पे रिजर्वेशन नहीं दूंगा, धर्म के नाम पे रिजर्वेशन नहीं दूंगा, धर्म के नाम पे यहाँ रिजर्वेशन होने नहीं दूंगा। और आज आप आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देने वाली सरकार में पार्टनर है। कहां गए आपके इथिक्स, कहां गए आपके विचार, कहां गए आपकी सारी चीजें? बाल जी बुद्धि जी बाल बुद्धि भी ठीक है, लेकिन बुद्धिहीन होना यह बहुत बड़ी कमजोरी है। जी बुद्धिहीन व्यक्ति के सामने बाल बुद्धि भी तेज होती है, जी और वो दिख मैं जाता है हमें। जी अशोक भाई, मैं एक प्रश्न आपसे इसलिए पूछ लूं, मेरे मन में वो उठ रहा, मैंने एक आध लोगों से पूछा, कोई ठीक मुझसे पक्का जवाब नहीं मिला। मैं 2 लोगों का नाम लेके आपसे इसलिए पूछ लूं कि आप दोनों को ठीक से जानते हैं, उसमें एक को तो ज्यादा ठीक से जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान साहब और राजनाथ सिंह साहब, ये दोनों मैं ये मानता हूं कि इन सबके पास सबसे ज्यादा अनुभव है, चीफ मिनिस्टरशिप का अनुभव है, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और ये लोग मासूम लोग नहीं है। मतलब अगर ये कोई एक्शन कर रहे हैं तो उसको समझते हैं, ये कुछ बोल रहे हैं तो उसको समझते हैं। ये
ऐसे गलती से नहीं हो जाता है। इस सरकार के सामने अगर जवान की बात करें, मतलब अगर सैनिकों की बात करें, तो सबसे बड़ा इस समय जो इनको आईना दिखाता है वो अग्निवीर है, टोटल फ्लॉप योजना। और अगर किसान की बात करें तो इनके लिए सबसे बड़ा जो सिर दर्द है वो एमएसपी है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना वो है इन दोनों लोगों की पुरानी वो देखते हुए, कि शिवराज सिंह चौहान जब उस दिन उठ के एमएसपी की बात किए तो वो मोदी जी की मदद नहीं करने के लिए थे। उनको लग रहा था मार रहा है ना तो थोड़ा इसको और पीछे से धक्का दे दूं, लगे एक और राजनाथ से, क्योंकि एमएसपी पे तो सरकार घिर रही है, सरकार के पास जवाब नहीं है। वही राजनाथ सिंह जी भी किए, अग्निवीर पे चुपचाप बैठे रहते तो शायद मामला निकल गया होता। वो जो उठ के तो अग्निवीर को ये दोनों लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि ये डायरेक्टली उनको कुछ कर नहीं सकते हैं। राहुल गांधी लेके दैट इज बिटवीन द लाइन। आपने सही पकड़ा, आपने सही पकड़ा। मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को, आपको क्या लगता है ऐसा नहीं हुआ होगा? देखिए अग्निवीर ये कमजोर कड़ी है। ये अग्निवीर एक बहुत ही, वो बोलते हैं ना, नाजुक जगह पे फोड़ा हो गया, उस टाइप का मामला है ये। अग्निवीर एमएसपी भी दोनों जगह पे। और मैं एमएसपी की बात बता रहा हूँ, पता नहीं प्रधानमंत्री जी को क्या हो गया। मुझे कई बार दया भी आती है सर, मतलब ये नहीं है कि क्रिटिसाइज करने के लिए। आपको किसानी की जरा भी ज्ञान नहीं है और आप ऐसे चाटुकारों के बीच में बैठे हैं। आप बताओ मुझे सर, 11,000 रुपए क्विंटल की तो लागत है कॉटन की, उस पे 8,000 रुपए एमएसपी देके क्या इतरा रहे हैं आप? दूध पाउडर 3.5 लाख टन दूध पाउडर भारत में पड़ी हुई है गोदामों में। आपने आयात के लाइसेंस दे दिए 10,000 टन और आयात करने के लिए। अपनी दूध पाउडर निर्यात करो। आज दूध का रेट महाराष्ट्र में आंदोलित है, पूरा महाराष्ट्र। 5 रुपए सरकार अनुदान दे रही है, 25 रुपए का रेट है, 30 रुपए हो जाता है। वो जब तक 40 रुपए नहीं होता तब तक उसकी वायबिलिटी नहीं बनती। एट पार आएगा 40 रुपए में तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे, क्योंकि बाकी चीजें जीएसटी और इसके कारण इतनी महंगी हो गई है। पेट्रोल महंगा, जीएसटी महंगा, तो बाकी चीजें, पशु खाद्य महंगा हो जाता है, पशु की दवाइयां बहुत महंगी हो गई है, पशु का इलाज बहुत महंगा हो गया है, चारा मिल नहीं रहा है, सूखा चारा नहीं मिल रहा, इतना अकाल पड़ रहा है। लोग जानवर घर से छोड़ देते भगवान भरोसे की, बस मैंने मतलब ये बहुत ही देखने लायक, मतलब आदमी रो दे। पूरा परिवार गाय की पूजा करके उसको एक रोटी खिला के उसके माथे पे टिलो लगा के बोलती कि माता तू जा, तुझे खाना नहीं दे सकते हम। ये वस्तु स्थिति है। और आपको ये पता नहीं कि दूध का प्रोडक्शन वैल्यू कितना है, क्या है। आप 2 धन्ना से डालते हैं, चंदा देते हैं और आप उनको लाइसेंस दे देते हो इंपोर्ट करने का। सोयाबीन का रेट थोड़ा सा बढ़ गया था, आपने सोयाबीन इंपोर्ट करवा दिया, मार्केट क्रैश हो गया फिर से। आज प्याज का लेवल कोई नहीं है। गुजरात में प्याज ज्यादा हो जाता तो तुरंत एक्सपोर्ट का परमिशन मिल जाता है, और महाराष्ट्र में ये देखिए, अब स्थिति ये हो गई है कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां क्षेत्रीय क्षेत्र नपुंसकत्व के भेंट चढ़ चुके हैं। उनकी औकात ही नहीं दिल्ली के सामने आके कुछ बोलने की। जहां जहां सपोर्टिंग की सरकारें हैं वहां कुछ हो रहा है। जहां नीतीश कुमार या जो आप ये कहो चंद्रबाबू नायडू, वो अपनी डिमांड घुटना गले पर रख के पूरी करवा रहे हैं। उसमें भी नीतीश बाबू के यहाँ उन्होंने ऐसा एक अपना आदमी घुरा दिया कि नीतीश बाबू ने उसको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। तब वो भी कहता है कि भाई हमको स्पेशल स्टेटस की जगह स्पेशल पैकेज भी दिया तो चल जाता है। आप जो स्लीपर सेल बोलते थे कांग्रेस के लिए, वहां पे भी स्लीपर सेल भेज दिया। भयानक है सर, पूछो मत। और झूठे आंकड़े बोलना, झूठ परोसना। जो सवाल उठाए थे भाषण में उसका जवाब होता तो बहुत अच्छा होता। ये तो बाल बुद्धि है, मिमिक्री करना,
तुम्हारी औकात क्या है, दूसरे के भरोसे परजीवी हो। अरे आप कौन सी जीवी हो? तीसरी बार सत्ता में आप परजीवी तो हो। मैं अशोक भाई, मैं एक चीज और इसलिए कर लूं कि आपने मालूम नहीं, ये अब तो सबको समझ में आ रहा है। कल हम सब लोगों ने पूरा भाषण देखा, आप एक एक वो देखा। कल वो भाषण में बहुत सी चीजें नहीं दिखाई गई थी। आज धीरे से वो बहुत धीरे धीरे फुटेज लीक की जा रही है और वो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। मोदी जी पानी पिला रहे हैं, कल कहीं पानी, कल के हैंडल में कहीं देख ले, कहीं पानी नहीं पिलाते हुए दिखाएगा। फिर आज राहुल गांधी कैसे लोगों को उकसा रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है। मेरी दो तीन चीजें हैं, और मर्यादा की बात बार बार की जा रही है। ये नहीं, कई बार जब मैं स्पीकर, ये शब्द बिरला जी के मुंह में ये शब्द जब आते हैं कि कुछ परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, ये दोनों शब्द जब जब बिरला जी के मुंह से निकलते होंगे, शर्मसार होते होंगे। जी नहीं, मैं अशोक भाई इसी में पूछ रहा हूं। बिरला जी मर्यादा की बात कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी जब गंदी गंदी गाली बक रहा था, तब कहां मर्यादा थी? जब 140 से ज्यादा सांसदों को आपने निलंबित करके 3 इंपॉर्टेंट बिल पास करवा दिए थे, तब कहां मर्यादा थी? आपने पिछला पूरा सेशन में डिप्टी स्पीकर जो संविधान के अनुसार बनना जरूरी है, तब कहां वो थी? आप एक बार भी कल पूरे उसमें हम सब लोगों ने देखा, एक बार भी विपक्ष की तरह कैमरा नहीं किया। आपने 5 सेकंड के लिए राहुल गांधी का क्लोजअप और 3-4 सेकंड के लिए अखिलेश यादव का क्लोजअप सिर्फ 2 बार दिखाया, बाकी नहीं किया। और अंतिम बात मैं इसलिए आपसे पूछ लूं, राहुल गांधी, चलिए मैं मान रहा हूं कि वो लोगों से कह रहे थे वेल में जाओ, क्या राहुल गांधी इसलिए कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को एक्स्ट्रा जमीन चाहिए? क्या राहुल गांधी इसलिए कह रहे थे कि मेरा केस बंद कर दो, मेरे ऊपर जो बेस? राहुल गांधी अगर मणिपुर के लिए किसी से कह भी रहे थे, तो मणिपुर पे तो वक्तव्य अगर मांगा जा रहा था और उसमें अगर कोई वेल में आ रहा था, उसकी मर्यादा परंपराएं जो भी हो, मैं उसमें भी आपका एक समझना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। याद करिए यूपीए की सरकार, और याद करिए वेल में जाना, बहिष्कार करना, सदन चलने न देना। और सुषमा स्वराज जी का, आज उनकी बेटी बैठी है सदन में, अपने मां के उस शब्दों को जरूर याद करे वो, कि सदन चलाना सरकार का काम होता है, विपक्ष का नहीं। नेता प्रतिपक्ष देखे, नेता विपक्ष देखे, मर्यादा होती है, परंपरा होती है। अरे परंपरा का कौन सा निर्वाह बिरला जी आपने किया पिछले 5 साल में? कौन सी मर्यादा? आपने तो उस पद की मर्यादा तार तार कर दी। तो कुल मिलाकर मैं फिर कह रहा हूं आपको, राहुल गांधी के स्पीच को आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। राहुल गांधी का मजाक उड़ाने का प्रयास कीजिए। इसी देश की जनता के दिल पे राहुल गांधी चले गए हैं। राहुल गांधी का किया हुआ वक्तव्य सारे देश ने सुना, उनके दिल पे उतर गया है। और इंतजार था कि प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री इसका जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री वक्ताओं का मजाक उड़ाने की बात करते हैं। मतलब कई बार मुझे लगता है उनका भाषण कपिल शर्मा शो जैसा मनोरंजक होने लगा है। जी, मैं अशोक भाई, मैं एक चीज और इसलिए पूछ रहा हूं, ये सारी चीजें क्योंकि समय कम रहता है, बहुत सी चीजें आपसे समझना चाहता हूं। ये जो भी राहुल गांधी के भाषण की लोग बात कर रहे हैं, मुझे कहीं कहीं एक चीज और लग रही है कि राहुल गांधी का भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आप उस भाषण को हटा दीजिए तो महुआ मोइत्रा का भाषण, राजा का भाषण, मतलब मैं डी राजा, मुझे नहीं हुई थी कि डी राजा इतनी साफगोई से कहेगा कि मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का था, मैं जेल गया था। एक आदमी ने जो वहां बैठा हुआ था, इसका नाम राय था, उसने उसको षड्यंत्र किया था किसी के कहने पे। बिल्कुल, कल्याण बनर्जी, डी राजा जेल में थे, डी राजा जेल में थे, फैक्ट है। कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, और यही राय साहब थे जिन्होंने 2G 3G घोटाले निकाले थे। कहां गए घोटाले? वो मनगढ़ंत घोटाले करना। और आपके यहां तो घोटाले सामने आते हैं तो आप चुप रह जाते हैं। हजारों करोड़ के घोटाले हैं। और अभी भी इस 5 साल में आनंद जी सजग रहना होगा। अभी भी भारत के नवरत्न जो है हमारे, उन्हें फिर निजी हाथों में सौंपने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है।
वाया वाया मीडिया करके कैसा ये अंबानी अडानी के गले में बांध देना इसका, और एक इंडियन ओएनजीसी जैसा संस्थान के बारे में कुछ चीजें मेरे पास आई है, मैं उसको स्टडी कर रहा हूं, मैं उसको देख रहा हूं किस पैटर्न से जा रहा है ये। कुछ इसमें अंतरराष्ट्रीय कंपनियां इन्वॉल्व है, तो मैंने बाहर के दोस्तों को भी कहा कुछ बताने के लिए उनमें से। वो आएगा तो एक बहुत बड़ा आने वाले समय में देश में क्या क्या बिकेगा पता नहीं सकता। लेकिन हाँ, 9 दिन के सदन में ये तो तय हो गया कि सरकार को संभल के चलना होगा। हर टाइम सरकार मजाक उड़ा के देश के जिस समस्याएं हैं उसका भी मजाक नहीं उड़ा सकती। जवाबदेही तो होगी, जवाबदेही तो होगी। यदि अशोक भाई, राजनाथ सिंह जी को लगता है, राजनाथ सिंह जी को लगता है कि अग्निवीर योजना बिल्कुल परफेक्ट है, तो फिर उस अग्निवीर योजना में बदलाव करने की बातें क्यों हो रही? मुझे याद है जब जीएसटी पास स्लैब में आया था और कई मंत्री जीएसटी की पास स्लैब में क्यों जरूरत है ये बात करने के लिए, तो एक कॉन्क्लेव में मैं भी था और पीयूष गोयल भी थे। तो पीयूष गोयल को जब हमने सवाल पूछा कि क्या 5 जीएसटी के स्लैब हो सकते हैं कभी, वन टैक्स वन नेशन कहां से हो गया ये? तो जब गोयल जी इधर उधर सब कॉर्नर हो गए तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है अशोक जी, हम सरकार के पास इकोनॉमिस्ट नहीं है, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री है, सबने मिलके किया है, तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, अच्छा ही किया होगा। और मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं बताता हूं आपको, इससे बढ़िया चीज हो नहीं सकती। आज उस पीयूष गोयल को शर्म आनी चाहिए जब जीएसटी आप 5 स्लैब से 2 स्लैब पे लेके आते हो, 3 स्लैब पे लेके आते हो। तो जो शंकाएं हमने तब जीएसटी के समय उठाई तो वो सही थी। तो ये ऐसा ही अग्निवीर का है, ऐसा ही एमएसपी का है। मामा तो बता देगा ना क्या होता है क्या नहीं होता है। जी, अब एग्रीकल्चर मैं मिनिस्ट्री अपने मामा के पास दी है तो एमएसपी का जवाब तो मामा देंगे। जी और मामा एमएसपी का जवाब दे रहे कि एमएसपी को उछाल रहे थे। वही मैं कह रहा हूं। मैं हाँ, अशोक भाई मैं अशोक भाई ने इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, महुआ मैत्रा कल्याण में, और मैं इसलिए बहुत से नाम ले रहा हूं। मणिपुर का जो जो फर्स्ट टाइम एमपी हैं प्रोफेसर साहब, मतलब क्या बोला उसने मणिपुर के लिए, जिसको कहते हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, मुझे एक चीज आपसे से और जरा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर बीपी की मशीन लगी होती सब एमपीज के, मान लीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन के एमपीज थे वो एंजॉय कर रहे थे, दे वर एंजॉयिंग दैट। महुआ मैत्रा बिल्कुल अपने सुर में बोल रहे थे, कल्याण बनर्जी अपने सुर में बोल रहे थे। इधर वालों के तो शायद वो टूट जाता, वो जो बीपी की मशीन होती, उसका जो बीपी वो शायद टूट के बाहर चला गया। नहीं, आपको मैं नहीं लगा हमेशा जितने कहता हूं, टेंशन? विपक्ष का अंकुश सरकार को मस्ती करने को रोकता है। ये जो मदमस्त हाथी था उस पे एक अच्छा अंकुश आ गया। जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो आपको याद होगा आनंद जी, आपने तो हमसे ज्यादा देखा है, लेफ्ट पार्टियों का इतनी तादाद थी कि लेफ्ट सरकार पे अंकुश होता हुआ करती थी, सरकार के साथ होते हुए भी सरकार को कस के रखती थी, और एक से एक वक्ता थे। बीच में विपक्ष में वक्ता भी कम हो गए थे। मोइत्रा जी तो पहले से भी बात अच्छी करती आ रही है, वो हमेशा उन्होंने ठोका है, अच्छी वक्ता है वो। लेकिन फिर राहुल गांधी का नए रूप में निकलना और अखिलेश का दूसरी तरफ से हमला करना, ये जो 2-3 नए वक्ता आए हैं ये पार्लियामेंट को बांध के रखेंगे। अशोक भाई, एक और चीज है, मुझे, मैं जैसे मेरे लिए, मैं ईमानदारी से बताऊं, जब हम और आप बिना कैमरे के भी बात करते हैं, हम लोग को हरदम एक गिल्टी कॉन्शियस रहता है मणिपुर के बारे में, क्योंकि मणिपुर अपना हिस्सा नहीं, है। और वो तो दिखते, वो दुखती रह गए सर। मणिपुर आंखों में पानी लाता है। जी, मणिपुर कितनी बार हम बोले हैं मणिपुर पे, लेकिन उस मणिपुर पे ये लोग मणिपुर को पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये एक पूरी जमात को वहां पे कुकीज को खत्म करके छोड़ेंगे। इन्होंने तय कर लिया है करीब करीब कि जब आखिरी कुकी मर जाएगा उसके बाद ये मणिपुर को कंट्रोल करेंगे।
उस छोटी छोटी लॉ एंड ऑर्डर, छोटी छोटी घटनाओं पे बड़ी बड़ी बना के या कुछ घटनाओं के फेक वीडियो बना के वो घटना हो गई ऐसा कह के हर तीसरे दिन ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगते हैं। और इतना पूरा मणिपुर जल रहा है, 1 साल से ज्यादा हो गया है, वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने की आप सोच भी नहीं सकते। ये दिखाता है आप कितने मानवीय हो, क्योंकि अमानवीय सोच का आदमी मानवीयता की बात कर ही नहीं सकता। उसको मानवीयता तभी दिखती है जब विपक्षी सरकारें हों। 2 साधु मर गए पालघर में और उद्धव ठाकरे को इन्होंने इतना घेरा कि मानो महाराष्ट्र में हर साधु, हर भगवा पहनने वाले के गले पे छुरी घूम रही हो। और यहां 2000 लोग मारे गए, चिनक तक नहीं आई। डबल इंजन की सरकार है यूपी में, हाथरस में लोग इसलिए मरे क्योंकि इलाज नहीं हो पा रहा था। और आप स्वास्थ्य की, और आप बीमा योजना और 5 लाख का इलाज और 10 लाख का इलाज और ये इलाज और वो इलाज, ये बड़ी बड़ी जो बातें करते हो, ये सब नग्न हो जाता है आपका वक्तव्य, कपड़े उतर जाते हैं पूरे आपके जो योजनाएं हैं उसकी। सिर्फ कागज पे और प्रधानमंत्री जी के भाषण पे, कागज पे और सिर्फ मंत्रियों के भाषण में, गोदी मीडिया के लगातार उस खबरों को चलाने के लिए, ये हो गया वो हो गया, इतने करोड़ लोगों का लाभ लिया। क्या है स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश की? एक हादसा हो जाता है, इलाज नहीं होता, लोग मर जाते। ये देखिए अशोक भाई, मैं और इसके आप जिसको गाली दे रहे थे ओडिशा में, बड़े बड़े तूफान आने के बाद भी नवीन पटनायक की सरकार ने एक आदमी मरने नहीं दिया। ये होता है मैनेजमेंट। जी जी। अशोक भाई, इसके विपरीत 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, एक चीज से मुझे बहुत गर्व होता है। जब अवधेश प्रसाद खड़े होते हैं फैजाबाद अयोध्या के लोकसभा सांसद के रूप में, तो हर वो व्यक्ति जिसको इस देश के लोकतंत्र पे नाज है, उसकी छाती भी चौड़ी होती है। यकीनन। और मेरा तो राम में मतलब हम तो पहले राम हमारे आराध्य थे और बता दिया कि इस कलयुग में भी राम आशीर्वाद देते हैं। जी। और राम जी का श्राप भी लगता है। अयोध्या ही नहीं, पूरा अवध निपट गए। जी नहीं, अशोक भाई, इंडिया गठबंधन के मैस्कॉट के रूप में अवधेश प्रसाद आगे। हाँ आगे है, बिल्कुल यकीनन। और ये बात सिर्फ यहां तक नहीं, मैं कल महाराष्ट्र की विधानसभा में था, विपक्ष उनको कहता है कि भैया राम तो अब हमारे साथ हो गए हैं। महाविकास आघाड़ी ने, मुझे इंडिया गठबंधन ने कहा सदन में, जब राज्यपाल के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पे, उन्हें कहा राम कहाँ है आपके पास, वो तो हमारे साथ हो गए। राम जी ने देखा कि अच्छे लोग कौन हैं, राम जी ने देखा सच्चाई कहाँ है, एक वचनी कहाँ है, तो हमारे साथ हो गए। बहुवचनी तुम हो, इसलिए भगा दिया तुमको राम ने। ये हर विधानसभा में गूंज उठेगी, हर चुनाव में इसका डिस्कशन होगा। जी जी। मैं बस चलते चलते एक अंतिम प्रश्न अशोक भाई, ये जो भी कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मोदी जी की एक जिद जो है वो इसको काफी, उसकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। मोदी जी जो बार बार जिद ये कर रहे हैं कि वो, उनको पूरा बहुमत मिला है, उनकी तीसरी बार है, वो बहुमत लेके आए। अरे भाई, गठबंधन की सरकार है, क्या दिक्कत है गठबंधन की? आप, और ये राहुल गांधी ने कहा कि आप क्या उसका प्रॉब्लम है सर, दिल जानता है कि चुनाव हार गए हैं, मन मानने को तैयार नहीं है। इसलिए यह जद्दोजहद है। जी जी। आपने आर्थिक संकट के चलते घर बेच दिया, आपको घर बेचने की भयानक पीड़ा है, लेकिन सारी दुनिया को आप बताते हो कि इससे बड़ा घर ले रहे थे इसलिए इसको बेचा। मैं चलते चलते एक दर्शकों को एक, इसलिए अशोक भाई, दर्शकों को एक मैं रिकॉर्ड के लिए कर दूं कि मोदी जी एक और मजाक उड़ाते हैं कि 99 नहीं, इनकी जितनी उम्र राहुल गांधी की उससे कम सीट आएंगी। मैं सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बता दूं
जनसंघ और बीजेपी, बीजेपी का पहले नाम जनसंघ था, उसके बाद 77 के बाद 80 के बाद वो बीजेपी हुई। उसकी 1952 में 3 सीटें आई थी, 1957 में 4, 62 में 14, 67 में 35, 71 में 22 और 84 में 2। मैं सिर्फ कहना यह चाह रहा हूं कि 6 चुनाव में जो कांग्रेस की सबसे कम सीट 44 है, उससे कम आपकी 6 चुनाव में आई है। तो मुझे ये लगता है कि हंसी, लोकतंत्र में किसी की हंसी उड़ाना बिल्कुल गैर वाजिब बात। आपके हंसी, देखिए मोदी जी के हंसी उड़ाने से विपक्ष और मजबूत होता है, लोगों के मन में विपक्ष के प्रति, कांग्रेस के प्रति और आदर बढ़ेगा, और आने वाले 3 राज्यों के चुनाव में वो दिख जाएगा आपको। जी। मेरे एक दर्शक ने आज टिप्पणी की थी कि मोदी जी ने अब राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना के माने, अब जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा तब तक मोदी जी बैठेंगे नहीं, वो बिल्कुल रिलेंटलेसली लगे रहेंगे इस आदमी को मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाना है, क्या उनको। अशोक भाई, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।